जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत ही जबरदस्त होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही धुआंधार चलती होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चला रहे थे हम, ताकि एनटीपीसी एग्जाम में जीएस का स्कोर 35 तक पहुंच जाए। 30 से 35 के बीच में पहुंच गया तो मजा आ जाएगा। वही वाला कंटेंट लेके आ रहा हूं। इसमें हम क्या है, हर एक जो 2021 में जितने एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के, उसके रियल प्रश्न करा रहा हूं। साथ में उन प्रश्नों के आसपास में जो प्रश्न और पूछे जाने की संभावना होती है ना, वो भी साथ में बता रहे हैं, ताकि प्रश्न यहीं से बन जाए और कहीं भटकने का कोई जरूरत ना पड़े। आप केवल एक प्रैक्टिस सेट देख लो मेरा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर लेवल किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि हमारे एग्जाम में प्रश्न तगड़ा के पूछा जाए। ठीक है, चलिए, एकदम भौकाल क्लास होने वाली है सच में। पूरा देखना बिना स्किप किए। जितने भी पेपर हैं, मैंने बताया था 40 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। 40 में से 35 प्रश्न फंसा दूंगा मैं एनटीपीसी में। ये मैं बार बार कहता हूं, एक बार जरूर देखना, मजा आ जाएगा सच में। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। आज का जो तारीख है, आज की तारीख में हम करने वाले हैं 3 फरवरी 2021 का प्रैक्टिस सेट। केवल जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। उनमें से पहला प्रश्न लो आ गया स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? यहां से 5 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम बताओ, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। इसको कब प्रस्तुत किया गया, या तो याद रखेंगे 1780 ईस्वी में। कहां किया गया था? कोलकाता में। कहां किया गया था? कोलकाता या कलकत्ता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 3-4 प्रश्न हो गए। अगर मैं बात करूं कि यहीं पर यह प्रश्न आया कि ये बताओ कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो उसका नाम क्या था? तो आपको पता है, मारतंड, सॉरी, उदयंत मारतंड। ठीक है, उदयंत मारतंड, उदयंत मारतंड है। और इसको प्रस्तुत किया गया था, इसको चलाया गया था 1926 ईस्वी में। कहां पर? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता या कलकत्ता में। ये भी प्रश्न साथ साथ में याद रखना है। अगर मैं यहीं पर बात करूं भाई, कुछ प्रश्न और, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ पत्रकार या समाचार पत्र चलाए गए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा, केसरी था। याद रखेंगे, ये मराठी भाषा में था। कौन सा? मराठी भाषा में था। याद रखेंगे, केसरी किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। अगर एनी बेसेंट की मैं यहां पर बात करूंगा तो कॉमनवेल, याद रखेंगे, कॉमनवेल समाचार पत्र का किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने। और एक न्यू इंडिया भी, ये दैनिक अखबार था न्यू इंडिया, याद रख लेंगे, न्यू इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। केसरी और एक मराठा चलाया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अंग्रेजी। उसके बाद अगर ये पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले से, अगर हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न बने तो ये बन सकता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो ये आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, किसका? तो गोपाल कृष्ण गोखले का, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक प्रश्न से जो 7, 8, 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने बताए। यही लेवल रहेगा हमारा हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हमारा भैया, विरासती कस्बे ओरछा। ओरछा कहां पड़ता है? सबको पता है, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया था। यह शहर किस राज्य में? सबको पता है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर याद रखेंगे, यूनेस्को की अगर यह पूछा जाए स्थापना कब हुई है, पूछा जाए स्थापना यूनेस्को की कब हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अगर यहीं पर बात करें, इसकी स्थापना तो हो गई, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो पेरिस आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? पेरिस आंसर सही हो जाएगा।
और यूनेस्को में कितने भारत के स्थल हैं, ये हमेशा बदलता रहता है डाटा। ठीक है, इसमें कुल कितने देश हैं, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे 194 हैं या 195 हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास, 194 है, 195। अब बात करें मध्य प्रदेश की। यहां पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। इसी को प्रोटीन स्टेट भी कहते हैं। इसको प्रोटीन स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा दलहन, तिलहन, सोयाबीन, चना यहीं से मिलता है, मध्य प्रदेश से। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है, सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन कहीं पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे एक बहुत पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है पन्ना नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, पालपुर नेशनल पार्क। बहुत पूछा जाता है बांधवगढ़ होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बहुत पूछा जाता है माधव। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी का बहुत पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क, है ना, दुधवा, जो लखीमपुर खीरी या खीरी लखीमपुर में पड़ता है। लखीमपुर खीरी लिख देते हैं यहां पर, इस जिले में पड़ता है दुधवा, और ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। अगर मैं यहां छोटे की बात कर दूं मेरे भाई, तो छोटा हो जाएगा हापुड़। कौन सा, हापुड़, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें, यहां पर राजस्थान की बात कर लेते हैं बस, उसके बाद तमिलनाडु के आगे देखेंगे। राजस्थान याद रखेंगे, जस्ता में टॉप पर रहता है, चांदी पर टॉप पर रहता है, जस्ता और चांदी के लिए टॉप पर रहता है, संगमरमर के लिए टॉप पर रहता है, संगमरमर। ठीक है, आपको पता है गुरु शिखर चोटी भी यहीं पर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। और जो अरावली है उसका सबसे ज्यादा विस्तार भी यहीं पर है ना, अरावली का। और अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, याद रख लेंगे। ठीक है, कौन सा, अरावली। तो राजस्थान से इतने प्रश्न याद रखने, अगर कुछ और याद रखोगे तो यहां पर हम याद रखते हैं केवलादेव। क्या, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर आते हैं साइबेरियन सारस। क्या आते हैं, साइबेरियन सारस के लिए ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे सरिस्का है, यहीं पर पड़ता है, रणथंभौर है, ये भी राजस्थान में पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थे, किसका, तो याद रखेंगे ओरछा को लेकर आया था, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा क्या कहलाती है, बहुत प्रश्न बना हुआ है भैया, ये कई एग्जामों में बनता है ये प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक है, इसका निर्धारण किसने किया था, अगर पूछा जाएगा रेड क्लिफ निर्धारण किसने किया था, तो 1947 ईस्वी में किया गया था। किसने किया, सर सिरिल, क्या नाम रखेंगे, सर सिरिल रेड क्लिफ नाम था उसका, रेड क्लिफ, और उन्हीं के नाम पर ये रेखा खींची गई। जब ये रेखा खींची गई थी रेड क्लिफ, तो कहां कहां थी, तो पाकिस्तान भी कह सकते हैं, पाकिस्तान प्लस भारत। और जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान भी एक था। अब आप कहोगे सर पूर्वी पाकिस्तान क्या था, बताते हैं। पूर्वी का पाकिस्तान और भारत के बीच में भी ये रेखा थी। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब वर्तमान में बांग्लादेश कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब आजाद हो गया, पर्टिकुलर एक देश है ना। और इस देश कब बना था,
तो 26 मार्च 1971 को ये देश बना था। ठीक है, तो इसके भी बीच में रेड क्लिप रेखा है और इसके भी बीच में रेड क्लिप रेखा है। समझ में आ गया। और वर्तमान में अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में किसने कहा था बता दीजिए। अगर यहीं पर पूछा जाएगा डूरंड रेखा किस किस के बीच में, तो याद रखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। अगर बेसिकली देखें तो पीओके के क्षेत्र को टच करता है अफगानिस्तान, लेकिन पीओके का क्षेत्र वर्तमान में हमारे पास में ही नहीं है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तब भी डूरंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो कारण बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने ये एक सही से मैप बना देते हैं। ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर टच होता है, ये वाले भाग में अफगानिस्तान टच होता है यहाँ पर। अब आपको पता है ये वाला भाग हमारे पास में है कहाँ वर्तमान में, ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में कब्जा लिया है, ये वाला हमारे पास में नहीं है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न घूम सकता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बना सकता है, याद रख लेंगे इस चीज को। ठीक है, अगर यहीं पर यह प्रश्न आया कि बताओ मैकमोहन रेखा, क्या मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन प्लस भारत दोनों के बीच में है। और इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौता में किया गया था। शिमला समझौता में किया गया था, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। अगर मान लो इन्होंने पूछ लिया 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग किस किस को करता है, तो आप कहोगे अंडमान को निकोबार से। क्या कहोगे, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आया है, करंट अफेयर्स से प्रश्न आया कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में इतिहास रच दिया। सबको पता है, मूवी भी बना था इन पर, मैरी कॉम पर बना था ना मूवी, याद रखेंगे। तो करंट अफेयर से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं उसका लेवल आप देख ही रहे हो। प्रश्न आएगा ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उससे संबंधित है। अगर यहीं पर ऑपरेशन मेघदूत आता, मेघदूत किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होता सियाचिन। आपको पता है सियाचिन पर कब्जा किया था चाहे मतलब पाकिस्तान ने, तो उनको भगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। कब चलाया गया था, 1984 में, याद रखेंगे 1984 में ये चलाया गया था, इसको याद रखने। 84 सही है। अगर पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ, डेट याद रखनी है। भारत पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध कब हुआ, ये डेट याद रखनी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब ये घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना होगा, कि ब्रिटिश जो सेना है उसमें कोई मुसलमान नहीं जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो जुलाई 1921 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ डेट हमें यहाँ पर याद रखनी है, अगर डेट याद रख लोगे तो बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी को देख लेते, अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड कब होता है। ठीक है, बता दिया कब होता है, कहां होता है, अमृतसर। कहां होता है, अमृतसर, याद रख लेंगे। ये कई बार प्रश्न का डेट भी पूछा जाता है और ये कई बार प्रश्न बनता है। आपको पता है कि 1919 में ही एक आया था रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून कहते हैं, या हम सिंपल भाषा में काला कानून भी कह सकते हैं। क्या, काला कानून भी इसको हम कह सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर
1920 ईस्वी की, तो इस समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन, ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 ईस्वी में। ये चीज हमें याद रखनी है, प्रश्न कई बार बन सकता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मुझे ये बताओ, ये असहयोग आंदोलन को रद्द कब किया गया था, क्या रद्द कब किया गया था, तो आप आंसर दोगे चौरा चौरी कांड के कारण। क्या कहोगे, चौरा चौरी कांड हो गया था भैया, आग लगा दिया था पुलिस चौकी में 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। और ये चौकी कहां पर थी, गोरखपुर में। कहां पर थी, गोरखपुर में, याद रखेंगे। अगर ये कभी प्रश्न आया कि मेरे भाई बताओ गोरखपुर किस नदी किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। अगर यहीं पर 1922 को लेकर अगर कोई प्रश्न बने, 22 को नहीं 23 को अगर प्रश्न बने, तो 1923 ईस्वी में स्वराज की स्थापना होती है। स्वराज की स्थापना होती है, स्वराज पार्टी कह सकते हैं। किस किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि कुछ डेट और देख लेते हैं, जैसे 1925 ईस्वी में हुआ था काकोरी, काकोरी ट्रेन कांड, है ना, रेल कांड भी कह सकते हैं। ये डेट है 9 अगस्त की, याद रख लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे एक डेट और 8 अगस्त, दोनों इसलिए बता रहे हैं ताकि याद करने में हमको आसानी हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा, बंबई से स्टार्ट होता है ना। और ये आंदोलन में करो या मरो का भी नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। कुछ डेट लाइन हम और याद रख सकते हैं, जैसे यहां पर लिख सकते हैं 1917 ईस्वी, 15 देख लेते हैं उससे पहले। 15 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से आए थे, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद 1916 ईस्वी में आपको पता है होम रूल की स्थापना किया गया था, है ना, स्थापना अलग अलग किया गया था, स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1917 ईस्वी में सबको पता है चंपारण हुआ था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये पहला था बिहार में, याद रखेंगे। बहुत सारी डेट हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही, बाकी थम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते, अगर नहीं तो ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, थम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग, अब जहां सियांग, यांग, मियांग, टियांग नदियां होंगी, तो वो सारी नदियां या वो सारे राज्य किससे लगेंगे, तो याद रखेंगे तिब्बत से। जो चाइना की तो नाम है यांग, सियांग, तियांग, तो कहीं ना कहीं चाइना को टच करेगा। और इनमें से कौन से राज्य हैं जो चाइना को टच करते हैं, सिंपल सा समझो। अब आप कहोगे सर ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश टच करता है चाइना को, या तिब्बत को कह सकते हैं। और तिब्बत और चाइना में ही तो ऐसे नाम होते हैं यांग, सियांग, यांगसी रिवर, हांगो रिवर, है ना, तो याद रखेंगे। जो सियांग नदी है बहुत छोटी नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र की एक छोटी सी नदी है, इसे सियांग नदी कहते हैं, याद रखेंगे। अगर यहीं पर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कुछ फैक्ट हालांकि पिछली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जाना जाता है, ठीक है, असम में जाना जाता है। अगर यहां कहूं मैं बांग्लादेश के, नहीं, जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, ठीक है, गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा धनश्री, क्या नाम सुना होगा, धनश्री। आपने नाम सुना होगा सुवर्णश्री, आपने नाम सुना होगा कामेंग,
कामेंग नदी, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी नदियां हैं, मानस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा तीस्ता, ठीक है, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। और एक है लोहित, इसी की सहायक नदी है लोहित। इसको खूनी रिवर के नाम से भी जानते हैं, खूनी रिवर भी इसको कहा जाता है मेरे भाई। और लोहित नदी पर एक सेतु बना है जिसे हम कहते हैं भूपेन हजारिका, क्या कहते हैं, भूपेन हजारिका, ठीक है, सेतु। ये एकमात्र ऐसा सेतु है जिस पर रेल भी है और सड़क भी है। और याद रखेंगे भूपेन हजारिका का पुराना नाम था ढोला से सादिया, क्या था, ढोला से सादिया इसका पुराना नाम था मेरे भाई। इसकी कुल लंबाई अप्रॉक्स है इसका 9 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, 9.15 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। याद रखेंगे, ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो हमने इतने प्रश्न देख लिए, बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। 1586 ईस्वी में द लिटिल बैलेट ला बैलेसिटा पुस्तक किसने लिखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, गैलीलियो ने लिखा था। और गैलीलियो से एक प्रश्न आता है कि पहली बार, क्या प्रश्न आएगा, पहली बार दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से खगोल पिंडों का अध्ययन किया, खगोल पिंडों का अध्ययन किसने किया? या हम सिंपल सा कहते हैं दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष को किसने देखा? तो यही थे गैलीलियो, इन्होंने बनाया था। लेकिन दूरबीन बनाने का श्रेय किसी और को चला जाता है मेरे भाई, कि जब इन्होंने दूरबीन बनाया था तो 1 साल ये लेट हो गए थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों उस समय का, तो आ जाएगा GS-87A, याद रख लेंगे। इसरो का अगर प्रश्न आया है मेरे भाई तो इसरो की स्थापना भी हमें पता होना चाहिए, है ना, स्थापना भी पता होना चाहिए। इनकी स्थापना कब होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1959 ईस्वी, सॉरी 69 ईस्वी में। इनका मुख्यालय कहां पर है ये भी हमें पता होना चाहिए, बेंगलोर, बेंगलोर, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पर किसने की स्थापना, भैया किसने कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। कौन याद रखें? विक्रम साराभाई याद रखेंगे। तो ये 2-3 प्रश्न हमको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति दिन न्यूनतम 55 लीटर, कहने का मतलब ये कह रहा है कानून ने पानी का अधिकार दिया था, एक व्यक्ति मिनिमम 55 लीटर भी पानी खर्च करेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा किसने किया है? यानी सिंपल समझो कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 55 लीटर पानी यूज कर सकता है, इसके लिए कानून बनाया है, वो राज्य है मध्य प्रदेश, उस समय का देखते हुए, ठीक है। चलो कुछ चीजें यहां पर याद रख लेते हैं, जैसे यहां पर एक झील है जिसका नाम है सुखना, सुखना नहीं, यहां पर ये हरियाणा से प्रश्न आ जाएगा, कलेसर, कलेसर एक नेशनल पार्क है, एक सुल्तान नेशनल पार्क है, सुल्तान, ठीक है, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, ठीक है। उड़ीसा की मैं बात करूंगा तो भीतरकनिका, क्या हो जाएगा? भीतरकनिका हो जाएगा, और सिमलीपाल भी हो जाएगा। हरियाणा में पड़ता है एक सूरज कुंड जलाशय भी है भैया हरियाणा में, याद रख लेंगे। उड़ीसा में जो जलाशय है उसका नाम है चिल्का, ठीक है। तमिलनाडु में जलाशय है उसका नाम है चेम्बरमबक्कम, याद रख लोगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस
या कौन सा राज्य केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, 8 दिनों में? तो कौन सा हो जाएगा? कृष्णाटम, याद रख लेंगे। और यदि यक्षगान पूछता तो कर्नाटक सही हो जाता। कौन सा? कर्नाटक यक्षगान में सही हो जाता है, याद रख लेंगे। आपको पता है केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में, लिखा नहीं है, तमिलनाडु में पोंगल याद रखोगे, असम का बिहू याद रख लोगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। नागालैंड का हॉर्नबिल, ठीक है, याद रख लेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अगर आप मेरे शुरू से प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो आप देखोगे हर एक प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दोहराया गया होगा। हर एक प्रश्न से मैं एक प्रश्न आपके एग्जाम में फंसा दूंगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप सच में तैयारी करे हुए हो तो आप इसका लेवल जज करते होगे, हाँ सर बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हो, ट्रैक पे चल रहे हो सकता है इस बार इन्होंने ये पूछा और पिछली बार उन्होंने आर्टिकल 21 पूछ लिया या आर्टिकल 19 पूछ लिया या 30 पूछ लिया, तो हम कहां जाएंगे? तो हम उस तभी मैं बता रहा हूं, लेवल नहीं बदलता, किसी भी एग्जाम का तरीका बदल जाएगा। तो लेवल जब नहीं बदलेगा तो उसी लेवल के हम सारे प्रश्न करा देंगे, तो प्रश्न बच के ही नहीं जाएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 14। याद रखेंगे विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 है, ये चीज हो गई। समानता की अवधारणा है केवल। अगर आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता भी है, घूमने का, व्यापार करने का, संगठन बनाने का, सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 देता है। 21 में है हमारा कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, एटीट्यूड के साथ जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। इसको हमें याद रखना है। 14 बता ही दिया था। जो समानता सुनिश्चित कराता है वो आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 18 भी है। यानी ये 5 आर्टिकल हैं जो समानता को सुनिश्चित कराते हैं, है ना। ये पहला मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 30 की अगर मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनके लिए प्रचार भी कर सकता है, प्रशासन भी कर सकता है, वो आर्टिकल 30 बताता है। अगर यहीं पर कुछ आर्टिकल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे आर्टिकल 21A अगर पूछा जाए तो शिक्षा का अधिकार है, जिसको जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रश्न यहीं पर आ जाए, 15 पूछ लिया जाए। 15 में व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान पर पैदा हुआ है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम 16 की बात कर रहे हैं तो 16 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप तैयारी कर रहे हो उसकी समानता है। सरकारी नौकरियों में जो समानता मिलती है वो आर्टिकल 16 के तहत मिलती है, लेकिन जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 15 और 16 दोनों के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो हमको आरक्षण दिया जाता है। अगर मैं 17 की बात करूंगा तो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत हो जाएगा मेरे भाई, और 18 में हम बात करेंगे तो उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आर्टिकल 31 की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। और आपको पता है जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको खत्म कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 ईस्वी में, और इसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। वर्तमान में ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? वर्तमान में ये हमको भाग 12 में देखने को मिलता है। भाग 12 में अगर हम यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद में अब देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 300A या 300 का में इसको देखने को मिलता है। इसे हमें याद रखना है, ये सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है,
ये याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की है? अगर आपने पिछले सेट देखे होंगे तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, हुआ है या ना? इससे पहले भी एक प्रश्न रिपीट हुआ। मैंने बोला ना कि हर सेट से मैं एक प्रश्न फंसा दूंगा, सच्चाई यही है भाई। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था लोकटक झील के बारे में। चलो, लोकटक झील किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में। पुलिकट झील कहां पर है? तो बेसिकली ये तो बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में देखा जाता है, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश में हम काउंट करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक और झील है जिसे हम कोलेरू भी कहते हैं, कोलेरू। ठीक है ना, कोलेरू झील को डेल्टाई झील के नाम से भी जानते हैं, डेल्टाई। ठीक है, डेल्टाई झील भी कहते हैं। डल झील की अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत झील है ये, और जम्मू एंड कश्मीर में और भी कई सारी झीलें हैं, जैसे बूलर झील का नाम आपने सुना होगा। फ्रेश वाटर लेक और ताजा पानी की झील है, आपने नाम सुना होगा गंगावल, आपने नाम सुना होगा मानस, गंगावल मानसवल। ठीक है, नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा शेषनाग का नाम सुना होगा, है ना? आपने नाम सुना होगा वेरी नाग का नाम सुना होगा। ये सारी झीलें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। कोलेरू झील मैंने आपको बता ही दिया था, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर झीलों की जब बात आ ही गई है तो दो चार फैक्ट देख ही लेते हैं क्या जा रहा है हमारा, है ना? चलो, अगर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आया कि बताओ विम्बनाड़, क्या विम्बनाड़ झील कहाँ है? ये है केरल में। कहां पर है ये केरल में है। सबसे लंबी झील है भारत की, सबसे लंबी झील है भारत की। और केरल में एक और पड़ती है, ये यहां में इधर लिख देते हैं, अष्टमुदी, अष्टमुदी, ये भी केरल में पड़ती है। एक और लिख देते हैं कोट्टा या कोट्टम, ये भी केरल में पड़ती है। अगर मैं यहां बात करूं चिल्का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और कोडाई कनाल, कोडाई कनाल की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी है, ये तमिलनाडु में, ये TN लिख देते हैं, ये तमिलनाडु में। उसके बाद एक नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगर आप पूछा जाएगा हुसैन सागर झील, क्या हुसैन सागर झील कहां पर है? सागर झील है ये कहां पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और आपको ये पता है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है ना। और सिकंदराबाद हैदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील ही है जो इंपॉर्टेंट है। और कभी ये पूछा जाए तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। अगर मैं यहीं पर बात करूंगा लोनार झील के बारे में, लोनार झील कहां पर पड़ती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है भैया। इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी के मुख पे मानी जाती है। क्रेटर झील, उल्कापिंड निर्मित झील, इसी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि एक क्रेटर झील ये हो गया, एक नाम पूछा जाता है हमारे एग्जाम में बूलर झील को लेकर, इसे गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोखुर झील के नाम से जानते हैं इसको। और गोखुर झील का मतलब है झेलम नदी से बना है ये झील। किससे? झेलम नदी से बना है, इस झील का निर्माण हुआ है। और झेलम नदी आपको पता है कि इसी के किनारे एक राजधानी पड़ती है जिसे हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है, याद रखेंगे। और झेलम नदी पर एक परियोजना भी है जिसे हम तुलबुल परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न से हमने बहुत सारे प्रश्न देखे थे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत का सर्वाधिक ग्रेनाइट का भंडार है? ग्रेनाइट का भंडार की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लौह अयस्क की बात करते, किसकी? लौह अयस्क की बात करते तो उड़ीसा सही हो जाता। अगर यहां पर हम बात करते माइका की, अवरक या माइका की, तो आंध्र प्रदेश हो जाता, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में UN मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैलेश तिनैकर।
ये प्रश्न रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस संबंध या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एवं या एक घनावेशित गोले में धसे हुए हैं। याद रखेंगे जे थॉमसन। ये प्रश्न साइंस का है, पूछा गया है। ठीक है, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है। हर एक सेट में एक फुल फॉर्म तो जरूरी पूछा गया, कोई सा भी सेट उठा के देखो, एक फुल फॉर्म चाहे कंप्यूटर से पूछा गया हो, चाहे इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, एक फुल फॉर्म तो आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है। निम्नलिखित में से, देखो ये कंप्यूटर का आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण में संदर्भित है? तो डेटा सुरक्षा, ये साइबर वाला है। दोबारा आ गया क्या? नहीं, सही है। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? वह कौन था? तो याद रखेंगे GSK, इसका फुल फॉर्म है ग्लाइसोमिथक्लाइन, इसका नाम याद रख लेंगे। प्रश्न पूछा गया था 1-2 शिफ्टों में। 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में, सिंपल समझो कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किसने किया? कहना ये चाह रहा है और इतना लंबा चौड़ा इसने लिख दिया, तो सबको पता है दादा भाई नौरोजी। इनसे जो प्रश्न आते हैं, इन्होंने दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कोलकाता में, उसकी अध्यक्षता की थी। और ये पारसी अध्यक्ष थे पहले, पारसी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और इनको ओल्ड मैन के नाम से भी आम लोग जानते हो, किनको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और ये उदारवादी थे, या हम नरमपंथी कह सकते हैं, नरमपंथी के ये व्यक्ति थे। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे। अगर यहां पर बात करें हम WC बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कांग्रेस के बारे में अगर आपने सारी वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेस के बारे में मैंने हर एक वीडियो में बताया है। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है आप सारे सेट देखो, क्योंकि कुछ सेटों में बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती क्योंकि आप पीछे कर चुके हो। हम सिलेबस, पूरा सिलेबस को 40 प्रैक्टिस सेटों में कंबाइंड करा देंगे ताकि हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। कंबाइंड तभी करा पाएंगे जब हर प्रैक्टिस सेट में कंटेंट अलग हो और उसका समझाने का तरीका अलग हो। हालांकि ये चीजें हम बता भी चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, जैसे नरमपंथी वाला हो गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहने का मतलब यह है, भारत, संघ और केंद्र सरकार के खातों और उनके कर्तव्य, पूरा लेखा जोखा कौन संभालता है? तो यही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनके आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 148 में इनके पद के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल पूछेगा तो भी हम बता देंगे, राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछेगा तो भी हम बता देंगे, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पूछेगा तो भी हम बता देंगे, और प्रधानमंत्री का आर्टिकल पूछेगा तो भी हम बता देंगे। ये सारे आर्टिकल अगर पूछ लिए जाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आपको पता है आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको दिलाते हैं। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ये याद रखेंगे। उसके बाद 61 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जब संविधान का पालन नहीं करेगा तो आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर 2/3 सदस्य होते हैं संसद में, उनका बहुमत जरूरी है और 1/4 लोगों का हस्ताक्षर जरूरी है। अगर ये हो जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हमको याद रखने हैं।
राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति का भी 35, प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य भी है, आपको पता है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर महान्यायवादी का आर्टिकल आया, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रश्न पूछा जाएगा तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला या शकुंतला का पुत्र कौन था? तो सबको पता है भरत थे। कौन थे? तो भरत थे। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और इन्हीं की रचना है मालविका, मालविका अग्निमित्रम, इन्हीं की रचना है। इन्हीं की रचना है मेघदूतम, इन्हीं की रचना है मेघदूतम। इन्हीं की रचना है हमारा सूर्यवंशम, सूर्य या विक्रमोवर्षीय लिख सकते हैं, विक्रमोवर्षीय याद रखेंगे। तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो हमें याद रखना है। मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया और विक्रमोवर्षीय हो गया, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उस राज्य सरकार का नाम बताइएगा जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्रों के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन और वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध का निर्णय लिया। यानी सिंपल सा समझ सकते हो, सिगरेट पर रोक किसने लगा दी, ऐसा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। आंसर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहां पर यह प्रश्न आया कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सा गैस का उपयोग दहन, श्वास लेने में एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में, तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑक्सीजन। लगभग 21% है मेरे भाई, लगभग 21% पाया जाता है। सेकंड गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और फर्स्ट गैस है, अगर हम बात करें फर्स्ट गैस की, तो वो नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, आपको पता है, वायुमंडल में। नस्त विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं पता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुंबई महाराष्ट्र में, नासिक भी महाराष्ट्र में है और पुणे भी महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। चाहे अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं पूछेगा तो भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई, ये शायद कल हो गया था, रिपीट हो गया, कल वाला प्रश्न है, हमने करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये नया है। विश्व बैंक के ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम बनाने के लिए या सक्षम करने के लिए किस बैंक का साथ अनुबंध किया था? तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। सबसे पहला प्रश्न कि सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश नहीं, सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। सबसे बड़ी झील आयर झील है, सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी है, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दुनिया की ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पड़ता है। सबसे ऊंचा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहीं पड़ता है। कई सारे मरुस्थल पड़ते हैं जिसके कारण इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? गर्मपंथी बोल सकते हैं, उग्रवादी बोल सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक। मुख्य रूप से 3 लोग थे, ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये चरमपंथी, उग्रपंथी, गर्मपंथी लोग थे। क्योंकि आपको पता है कि गर्मपंथी और नरमपंथी 2 भागों में डिवाइड कब हुए थे? तो आप कहोगे
1907 ईस्वी में जब सूरत अधिवेशन चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा था, जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था तो आप ऐसे क्यों देख रहे हो, बंगाल विभाजन को रोको। और 1906 ईस्वी में जो स्वराज की या जो स्वदेशी चीज थी उनका बहिष्कार भी किया गया था, स्वदेशी नहीं, जो बाहर से चीजें आ रही थी उनका बहिष्कार भी किया गया था। तो इन्होंने कहा था ऐसे काम नहीं चलेगा, वो हमारा विद्रोह कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हम भी मारेंगे। तो इन लोगों का कहना था, लेकिन उसी समय और लोगों का कहना ये था नहीं, आराम से काम करते हैं। और इस समय रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता किया था सूरत अधिवेशन का। इतने प्रश्न याद रखोगे तो बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग पुरस्कार है, प्रोग्रामिंग भाषा है, उसे कहा जाता है फ्रोट्रान। ठीक है, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से 2019 में राजस्थान के पोखरन में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया था पोखरन में, याद रखेंगे, DRDO के द्वारा। अगर मैं ये बात करूं कि भारत का पहला बताओ, तो पहला तो आर्यभट्ट हो जाता है। क्या नाम आता है? आर्यभट्ट। कब स्टार्ट हुआ है? 1975 ईस्वी में। लेकिन अब बात करते हैं पोखरन। पोखरन में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था, सबसे पहले भारत में। पोखरन जो राजस्थान में है, और ये बात है 1974 ईस्वी की बात है। पोखरन पे पहली बार गुप्त चुप के किया गया था और सार्वजनिक रूप से 75 में किया गया था। ये चीज याद रखिए। पोखरन कब हुआ है? 1974 ईस्वी में, चोरी चुपके से किया गया था। पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में इनमें से किस देश के अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिसंबर 2000, देखो करंट अफेयर्स के लगभग 4 प्रश्न आ चुके हैं। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार, कौन नहीं जानता इनको भैया, बताओ। भारत का बच्चा जानता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो ये आधार है, ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये भी करंट अफेयर्स का है। कुछ साइट में करंट अफेयर से 2 प्रश्न आए, कुछ में 3 आए, किसी में 4 आए, किसी में 7 प्रश्न भी देखे गए। इसमें 5वां प्रश्न है ये, प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? उस समय कौन थे? 2020 में तो प्रमोद सावंत थे। साहित्य के लिए, देखो ये भी करंट से आ गया, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो इसी प्रकार से पुरस्कार से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और वो भी पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा या कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। अगर ये पूछा जाए इसकी स्थापना कब होती है ना, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कल वाला प्रश्न है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और एक इसे मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे जितने भी डेल्टा होते हैं उनमें मैंग्रोव वन ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो हमेशा जल में रहते हैं, उनकी जड़ें जलों में पानी में रहती हैं और कुछ जड़ें पानी से बाहर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन किसी देश के लिए। दलदली भूमि प्रदूषण को अवशोषित भी करते हैं, ये वन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर ये प्रश्न अगर कभी आया तो वेस्ट बंगाल टॉप पर रहेगा। अगर ये पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या है, तो मैंग्रोव वन, सुंदरी नामक वृक्ष बंगाल टाइगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल टॉप पर हो जाएगा। और जब नदियां कराई थी और जब कोई नदी का टॉप का आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा, नदी वाला कोई क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में आएगा तो मैं बताऊंगा कि सुंदरबन डेल्टा कैसे बना था,
किन किन नदियों से बना था, तो बताएंगे। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। अब आप बताना दोस्तों लेवल क्या चल रहा है। अगर मान लो प्रश्न हमारा एनटीपीसी में आया तो क्या इससे बाहर चला जाएगा? आप ये बताओ, हम लेवल तो वही है, जब लेवल वही है, तरीका वही है, जब उसका विश्लेषण कर रहा है तो प्रश्न जरूर फंसेगा। अगर सच में तैयारी करते हो तो ही आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, वरना तो देखते ही हो आज के। इसका पीडीएफ वेबसाइट से मिलेगा, ये सर्च करोगे gsy.com, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप सीधे चले जाना। समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम पर आप एसएमएस करके हमको बता देना कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।